हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और दूसरा पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड जो बनता है वो किन से बनता है? ग्रेविटेशनल लाइन से, यानी कि किससे? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से। किससे बनता है? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से बनता है। ठीक है साहब, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन क्या जनरेट करती है? ग्रेविटेशनल फील्ड। सपोज कीजिए ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ की सपोज कीजिए हमने ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो यहाँ तक ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन होंगी, यहाँ वहाँ पर जो एरिया बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट और कर्व दोनों होती हैं। कैसी होती हैं? स्ट्रेट एंड कर्व्ड, दोनों तरीके की होती हैं ग्रेविटेशनल लाइन। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन जो होती हैं वो क्या होती हैं? स्ट्रेट भी होती हैं और कर्व भी होती हैं। इन ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन की वजह से हमारा क्या बनेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा। ठीक है साहब, क्या बनेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो ई से और आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये सिमिलर होती हैं किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह। ठीक है साहब, तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता है हमारा ई जी इजिकल टू फोर्स पर यूनिट मास। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास। क्या है ये? फोर्स पर यूनिट मास। मतलब जिस मास के ऊपर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, इसका यूनिट कितना होता है? न्यूटन पर किलोग्राम। और इसका दूसरा यूनिट होता है इसका, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाती है? डायमेंशन हो जाती है इसकी, ठीक है, L/T-2। क्लियर हो गया? अब देखिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी डायरेक्शन होती है, मतलब वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर करें ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, ठीक है, तो हम सपोज करते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ हम एक अर्थ बनाएंगे, ठीक है, या एक कोई भी मास बना लेंगे, ठीक है। सपोज किया इसका मास m है, इसके सेंटर से r मीटर डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट मास रखेंगे जिसके ऊपर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड दिखानी है। सपोज कि ये ग्रेविटेशनल जो फील्ड हमें निकालनी है वो अर्थ की वजह से निकालनी है। ये मास जो है कहाँ पर रखा है? इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अब हम इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, हमने सपोज किया r डिस्टेंस है इसके सेंटर से, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जब हम डेफिनेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? Gmm/r²। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होगा। तो ये क्या होगा? एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, मतलब रहेंगे तो ये स्टेबल, ठीक है, लेकिन क्या है ना, एक दूसरे के पास आने की तरफ कोशिश कर रहे होंगे। क्लियर? और ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यानी कि 6.67 को डिवाइड किया जाए किससे? 10⁻11 से, तो उतना आंसर जो आता है वो ग्रेविटी होती है हमारी। और ग्रेविटी बहुत कम वैल्यू है, इसलिए हम उसको, ठीक, मतलब इसलिए हम उसको क्या, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट तो हो रहे होंगे लेकिन पास नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये हमारा हमने क्या करा, इसके बीच में हमने फोर्स का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया हमारा, यानी कि Gmm/r², ठीक है। अभी रुक जाइए, ये कितना हो गया? F/m। जैसे ही हम फोर्स का फॉर्मूला उठा कर रखेंगे तो E = कितना हो जाएगा? Gmm/r²। और ये कितना हो गया? m से m कैंसिल हो गया, तो E = कितना हो गया? Gm/r²। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। और हम जानते हैं Gm/r² किसके बराबर होता है? वी नो डैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि Gm/r²। तो ये क्या हो गया हमारा? E = G के बराबर हो गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किसके इक्वल होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवार्ड्स द सेंटर। कहाँ होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है टुवार्ड्स द सेंटर। क्या हो गया? टुवार्ड्स द सेंटर होती है, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन। ये किस में लगेगा? -j में लग रहा होगा, यानी कि नीचे की तरफ। तो E की भी डायरेक्शन वही हो जाएगी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है। E की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है, ठीक। अब एक चीज़ और यहाँ से देखें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमारा ये, ठीक है, यहाँ पर
तो ये इसके सेंटर की तरफ जा रहा है ना, इसके सेंटर की तरफ। अब हमने सपोज किया ये ए पॉइंट पर रखा हुआ है और ये हमारा ओ पॉइंट पर रखा हुआ है। कहाँ पर? एक ए पॉइंट पर है और दूसरा ओ पॉइंट पर है। तो इसका ये पोजीशन हो गया, ये इसका पोजीशन हो गया। अगर हम वेक्टर ई को लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। किसके अलोंग? यानी कि ए ओ के अलोंग होती है, ठीक है। और ये कैसी होती है? अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन रख दें तो ये नेगेटिव हो गया। और दूसरा अगर हम देखें कि हमारा जो डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है, वो किधर है? नेगेटिव की तरफ है। कैसा है? नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक। यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और ये कहाँ लगती है? सेंटर की तरफ। तो ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेंट्रल फोर्स है, यानी कि सेंटर की तरफ लगता है। ठीक। दूसरा क्या है? इनवर्स ऑफ स्क्वायर को, मतलब इनवर्स ऑफ स्क्वायर को भी फॉलो करता है। ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या क्या हो गया? देखो कंक्लूजन नंबर 1, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, देखो सबसे पहली चीज़ डिपेंड किस पे कर रही है? मास ऑफ रेफरेंस बॉडी। डिपेंड ऑन मास ऑफ रेफरेंस बॉडी। ठीक। दूसरी चीज डू नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास, इस पर डिपेंड नहीं करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। किसको? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करेगा। ठीक है साहब। और डायरेक्शन कहाँ होगी? टुवार्ड्स द सेंटर होगी। कहाँ होगी? टुवार्ड्स द सेंटर। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर देखिए हम मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन लें ई और आर के बीच में, ठीक है साहब, अगर केवल मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन लेंगे, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से आएगा। और क्योंकि ये नेगेटिव हो चुका है तो नेगेटिव में क्या होगा? नीचे से आ जाता है। क्लियर हो गया? यानी कि अरे ये लाइट बार बार क्यों जा रही है? ठीक है साहब। ये हमारा क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास हो गया। क्या हो गया? ड्यू टू अ पॉइंट मास। अब बात करते हैं जरा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ मल्टीपल मास। ठीक। तो देखिए सपोज कर लो आप यहाँ पर एक m1 मास रखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर दूसरा m2 मास रखा हुआ है, तीसरा यहाँ पर आपने m3 मास रख लिया, ठीक है, और बीच में आपने एक ऑब्जेक्ट मास रखा m, ठीक, इस m। क्लियर हो गया? ये आपने मास m रख लिया। अब देखिए क्योंकि अब ये वाला जो मास होगा वो किधर की तरफ जाएगा? इस m1 की तरफ जाएगा ना, क्योंकि m1 ये क्या करेगा? ये वाला मास जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला क्या होगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। सपोज किया आपने ये हमारा डिस्टेंस है। क्लियर? क्लियर हो गया? ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस। ठीक है साहब। अब देखिए इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? नीचे की तरफ जारी होगी। और इसके लिए देखेंगे तो कहाँ होगी? इधर की तरफ जारी होगी। और इसके लिए देखी जाएगी तो इस तरफ जा रही होगी। क्लियर हो गया? ये हो गया। अब देखिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने आया है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो कितना हो गया? Eg = Gm/r1 का स्क्वायर। सपोज किया इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r1 है, यहाँ पर कितना है? r3 है, और इनके बीच में कितना है? r2। तो Eg कितना हो गया? यानी कि E1 निकाल लें तो ये हो जाएगा हमारा, और E2 अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? Gm/r2 का स्क्वायर, और E3 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? Gm/r3 का स्क्वायर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड या वो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर किसी एक मास पे कई ज़्यादा ऑब्जेक्ट निकालना है तो क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी? E1 + E2 + E3। ठीक है साहब। और अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे? इनकी वैल्यू रख देंगे तो Gm, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस बॉडी पे डिपेंड करता है, Gm/r1 का स्क्वायर + Gm/r2 का स्क्वायर। तो हम किसको ले रहे हैं? यहाँ पर m1 m2 लेकर चलेंगे। m1 m2, भाई इसको m1 m2 दिखाना पड़ेगा ना, m1 m2 और m3। तो ये कितना हो जाएगा? r2 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? Gm3/r3 का स्क्वायर। इस तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं। ठीक है साहब। तो हम क्या करेंगे? अगर हम टोटल निकालें तो देखिए G हमारा कॉमन है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, समेशन लगा लेंगे। टोटल निकालना है तो I = 1 से लेके nth पार्टिकल तक। तो m मास कितना हो जाएगा? mi/ri। कितना हो जाएगा? mi/ri, वेयर I = कितना है? 1,
ठीक है। आई इक्वल टू कितना होगा आपका 1, 2, 3, 4 डॉट 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 तक होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक हमने पॉइंट मास लिया और उसके ऊपर कई ऑब्जेक्ट अपना अपना ग्रेविटेशनल फील्ड दिखा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो सब एक दूसरे के सम हो जाएंगे। ठीक है साहब, ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, क्लियर हो गया, ड्यू टू अ पॉइंट मास। अब जरा देखते हैं आगे क्या है, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे कि कोई दो मास लिए हमने, रेफरेंस बॉडियाँ ली, ठीक है, उसके बीच में कोई एक न्यूट्रल पॉइंट दिखाना है। ठीक है, मतलब वो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है साहब, तो इसके लिए हमारे दो फार्मूले बनेंगे। ठीक है, पहला फार्मूला हम देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए सपोज़ कीजिए आपने ये एक m1 मास ले लिया, क्या ले लिया, m1 मास, और इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर चले तो m2 हो गया। ठीक है, अब देखिए m1 और m2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली कितनी, एक मिनट रुको, एक मिनट, m1 और m2 के बीच में हमने कुछ डिस्टेंस ली। ठीक है, क्या ली, कुछ डिस्टेंस हमने ले ली, सपोज़ किया वो डिस्टेंस d है, कितनी है, d डिस्टेंस पर है वो बॉडी। ठीक, सपोज़ कीजिए कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, d। अब देखिए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर ही आना है न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा, तो सपोज़ कीजिए वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, किसी के भी पास हो सकता है। ठीक है, तो हमने सपोज़ किया न्यूट्रल पॉइंट हमारा यहाँ पर है। पहले ऑब्जेक्ट से हमने सपोज़ किया कि x डिस्टेंस पर आ रहा है, कितने डिस्टेंस पर आ रहा है, x डिस्टेंस पर आ रहा है, और यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये वाला कितना रह जाएगा, d माइनस एक्स डिस्टेंस रह जाएगा, कितना, d माइनस एक्स डिस्टेंस रह जाएगा। अरे यार ये तो हमने सपोज़ किया कि वो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो यहाँ पर आया है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, फिर d माइनस एक्स रह जाएगी, और m1 से डिस्टेंस देखेंगे तो कितनी रह जाएगी, x। अब जिसके ऊपर हम ये न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, तो उसका हमने सपोज़ किया मास m है। ठीक, और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है, रेफरेंस बॉडी पर, तो इस पर डिपेंड कर रही होगी और इस पर डिपेंड कर रही होगी। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट निकालना है, तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ रही है वो Eg, और न्यूट्रल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो किसके बराबर है, 0 के, तभी तो न्यूट्रल पॉइंट आएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, सपोज़ किया E0 इजकल टू E1 प्लस E2। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर देखना आप, ठीक, इसकी जो m1 की डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ आएगी ना, m1 की तरफ, और m2 की डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड्स द m2 जाएगी, क्लियर। तो m1 का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है यानी कि E1 वो कैसा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नेगेटिव की तरफ है, तो g m1 अपॉन x कितना हो जाएगा, ये g m1 अपॉन x का स्क्वायर हो गया। और m2 की देखेंगे जब हम E2 फाइंड करना होगा तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस जी m2 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, कैसे प्लस आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ है और ये नेगेटिव की तरफ है। उठा के हम E1 और E2 की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो कितना हो गया, माइनस जी m1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, कितना, अपॉन एक्स का स्क्वायर, प्लस ये वाला कितना है, जी m2 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस टर्म को इधर की तरफ लेके जाएंगे तो जी m1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी m2 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारा m1 अपॉन एक्स, मतलब m1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम एक पॉइंट फाइंड कर लेते हैं कि m1 अपॉन m2 किसके बराबर होगा, m1 अपॉन m2 एक्स स्क्वायर अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हमको दो ऑब्जेक्ट मास गिवन हो, मास जो है इनके गिवन हो और फिर उसके बाद में उनके डिस्टेंस का रेशियो पूछ ले तो हम इससे निकाल सकते हैं। ये कौन सा फार्मूला हो गया, रेशियो फार्मूला हो गया, कौन सा, रेशियो फार्मूला। ठीक है साहब,
अब बात करते हैं, रेशियो फार्मूला तो हो गया, अब हम उस डिस्टेंस को फाइंड कर लें कि x की डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी और d माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, देखिए हमें जो मिला है m1 अपॉन m2 किसके बराबर है, m1 अपॉन m2 एक्स स्क्वायर अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसके बराबर है ये, ठीक है साहब। तो इसके ऊपर से हम अंडर रूट उतार देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m2 इजिकल टू कितना हो गया, x अपॉन d माइनस एक्स, ठीक है। और अब हम इसको अगर पलट दें तो कितना हो जाएगा, m2 अपॉन अंडर रूट m1 इजिकल टू d माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा अंडर रूट m2 अपॉन अंडर रूट m1 इजिकल टू कितना हो गया, d अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो कितना बचा, अंडर रूट m2 अपॉन अंडर रूट m1, m2 अपॉन अंडर रूट m1 इजिकल टू कितना हो गया, d अपॉन एक्स माइनस का 1, माइनस का 1 इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का, तो अंडर रूट m2 अपॉन m1 प्लस 1 इजिकल टू कितना हो गया, d अपॉन एक्स। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, अंडर रूट m2 प्लस अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m1 इजिकल टू d अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट m1 d अपॉन अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2, ये x और d यहाँ से फाइंड किया जा सकता है, ठीक है साहब, इतना समझ में आ गया। अब ज़रा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिमिलर होता है किसके, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्लियर। अब वहाँ पर क्या होता है, v इजकल टू डब्ल्यू अपॉन एफ होता है व डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम, क्लियर हो गया। यानी कि वर्क डन अंडर द, मतलब वर्क डन और मास, यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से, ठीक है, यहाँ से इस इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लेके आए और इस P पॉइंट लाने में जो हमने वर्क डन किया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है साहब। ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। और देखिए एक मिनट, ग्रेविटेशन फोल्ड हो गया, ठीक है। एक चीज़ पहले मैं भूल गया हूँ, वो मैं करा दूँगा आपको यहाँ पर, ठीक, इधर देखिए, अगर R इन्फिनाइट है, R क्या है, इन्फिनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्लियर हो गया। चलो अब जरा चलते हैं उधर की तरफ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर हो गया। और चलो इसमें ये वाला क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और देखते हैं, रुक जाओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास मल्टीपल मास, ठीक है साहब। तो अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंजिंग, यानी कि चेंजिंग इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है। देखिए अगर हम इन्फिनिटी से, ठीक है, किसी पॉइंट ए तक लेके आते हैं तो वो हमारा कितना हो जाता है, v इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यों लिख रहा हूँ, डब्ल्यू अपॉन एम, क्लियर। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आते हैं, ठीक है साहब, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ये क्या हो जाता है, डेल्टा वी इजिकल टू, ए से वी तक लेके आए ना, ठीक है, यानी कि अनंत से इन्फिनिटी तक, तो ये क्या करेंगे हम, वी ए माइनस वी बी कर देंगे, क्या करना है, वी बी माइनस वी ए करेंगे, क्या होगा, वी बी माइनस वी ए होगा, क्लियर हो गया। ये क्या होता है हमारा, देखिए इन्फिनिटी से जब हम पॉइंट तक लेके आते हैं तो इन्फिनिटी को जीरो करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए से बी तक लेके आए हैं, ठीक है, तो बी पहले लिखेंगे, ए बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है साहब। चलो अब हम जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। देखिए सपोज कीजिए ये कोई एम मास है, ठीक है, और यहाँ पर कोई स्मॉल एम मास रखा है जिसके ऊपर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट मास हो गया, सपोज किया यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है, और हम जानते हैं वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के, तो डब्लू किसके बराबर होता है, डब्लू के, ठीक है। तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जी एम एम अपॉन आर, ये तो होता है हमारा वर्क डन। तो यू इक्वल टू, वो क्या नाम उसका, वी इक्वल टू कितना हो गया, v इजकल टू माइनस जी एम एम अपॉन
आर, क्लियर। और नीचे कितना हमें मास रखना है, पॉइंट मास हमारा एम है, तो एम से एम कैंसिल हो गया, वी इक्वल टू कितना हो गया माइनस जी एम अपॉन आर, क्लियर हो गया। तो देखिए इलेक्ट्रिक वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस बॉडी पे, ठीक है, यानी कि डिपेंड ऑन रेफरेंस बॉडी, किस पे, रेफरेंस बॉडी मास पे, ठीक है। और डू नॉट डिपेंड ऑन पॉइंट मास, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है, क्लियर हो गया। और इन्वर्स होता है किसके, डिस्टेंस के इन्वर्स होता है, क्लियर। तो अगर हम r0 लेंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका, पोटेंशियल आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे r0 पुट करा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, कितना, इनफाइनाइट। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींच दें तो अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर डायरेक्शन लेंगे तो इस तरह से आएगा, क्लियर हो गया। ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, क्या हो गया, चेंजिंग इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब मल्टीपल मासेस की जब बात करेंगे तो हम क्या जानते हैं मल्टीपल मासेस के बारे में, यहाँ पर हमने कोई m1 मास ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर कोई हमने m2 मास ले लिया, और यहाँ पर कोई हमने m3 मास ले लिया। इसके बीच में यहाँ पर कहीं हमने एक ऑब्जेक्ट मास रख दिया, इसके सेंटर से डिस्टेंस r2, ठीक है, इसकी डिस्टेंस r3, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, r1 हो गई, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ मल्टीपल मासेस हो कितना जाएगा, v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn तक जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, माइनस जी m1 अपॉन r1, ठीक है, माइनस जी m2 अपॉन r2, माइनस जी m3 अपॉन r3, माइनस जी अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो समेशन लगा के i बराबर 1 से लेके nth पार्टिकल तक, तो ये कितना हो जाएगा, एम आई अपॉन आर आई, और i इक्वल टू आपका कितना होगा 1 2 3 4 डॉट 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 करके ये होगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया, क्या आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, रिलेशन बिटवीन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ठीक है साहब। तो v इक्वल टू आपका माइनस जी एम अपॉन आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी हो गई, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर ई ले लें और जी एम अपॉन आर इंटू 1 अपॉन आर कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वी इंटू आर के, क्लियर हो गया। अगर हमें देखिए तो यहाँ से हमको मालूम चला कि v इक्वल टू किसके बराबर होता है, v इक्वल टू माइनस डी ई अपॉन डी आर। ये वाला हम फॉर्मूला कब लगाएंगे, यानी कि द रेट चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, क्लियर। तो यहाँ से हमको मालूम चलेगा, अगर हमको देखिए ई दिया हुआ है और v फाइंड करना होगा तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर v दिया हुआ है, क्या नाम है उसका, v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल, कुछ गलत हो रहा है, ई इंटू आर, यहाँ से गलत हुआ है देखो, ठीक है, यहाँ से गलत हो गया, अरे हट जा भाई, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया, कैसे देखो, जी एम अपॉन आर, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये v लिख सकते हैं, ठीक है, v अपॉन आर, ये होगा फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो e इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ है v इक्वल टू, ठीक है, देखिए ये तो आपका हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखेंगे तो e इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये कब लगाना है आपको, जब पोटेंशियल दे रखा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा आपसे या ग्रेविटेशनल फील्ड पूछेगा, तब ये लगाना है। और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल दिया हुआ है और ग्रेविटेशनल फील्ड लगानी है तो माइनस ई डॉट डी आर, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, क्लियर हो गया। चलिए अब जरा देखते हैं, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल बाय द गिवन फिगर। देखिए आपको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फील्ड यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, जी एम अपॉन आर, क्लियर।
देखिए ये वाला जो मास है इस पे, मतलब ये m1 मास, इसके ऊपर कितना वो m मास जो है इसके ऊपर 1 किलोग्राम के ऊपर कितना पोटेंशियल लगाएगा। तो इसको हमने ले लिया m1, या इसको ले लिया हमने ऑब्जेक्ट मास, और इसको ले लिया हमने पॉइंट मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते टाइम में हमें ये वाला फॉर्मूला रखना ही, वो ये वाला मास रखना ही नहीं है। तो v इक्वल टू कितना हो गया -g, m कितना है हमारा 6 अपॉन r कितना है 6.67 इंटू बस 6.67 है, ठीक है साहब। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, और हम जानते हैं g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 अपॉन 6.6 कैंसिल आउट। तो v इक्वल टू कितना हो गया -6 इंटू 10 की पावर -11, क्या हो गया 10 की पावर -11। और दूसरा आपको क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, E इक्वल टू, ठीक है, Gm अपॉन r स्क्वायर, ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला। तो g की वैल्यू हम लगाएंगे कितनी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और इसमें भी क्या होता है, डिपेंड किस पे करता है, ये ऑब्जेक्ट मास पे डिपेंड नहीं करता है, रेफरेंस मास पे डिपेंड करता है। तो m बड़ा है और स्मॉल m छोटा है, तो रेफरेंस जो हमारा मास हो गया वो कितना हो गया 6 किलोग्राम, ठीक है साहब, अपॉन r स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 6.67 का होल स्क्वायर, एक पावर से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचाया कितना 6 अपॉन 6.67 इंटू, ठीक है, ऊपर कितना रह गया, ठीक है, इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का आंसर आ गया, ठीक है। अब जरा चलते हैं हम फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड कितनी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है साहब। सपोज किया आपने ये L होगी तो ये भी L होगी, और ये भी L, ये भी L। आपको पोटेंशियल यहाँ पर निकालना है, क्लियर हो गया, सेंटर पे। तो ये वाला जो मास है, ठीक है, अगर हम देखें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ और इसकी इस तरफ होगी। अब हमें ये बीच की डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है, और बाद बाकी सारी डिस्टेंस हमें पता है। तो हम क्या करें, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर लें, ठीक है। यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो ये L है और ये L है, तो ये कितनी हो जाएगी L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और किसके बराबर हो गई L√2 के। ये जो डिस्टेंस आ गई पूरी, ये हमारी कितनी हो गई L/√2 हो गई। और हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या कर देंगे, इसको आधा कर देंगे। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, हम अब √2 और √2 का ऊपर नीचे मल्टीपल या करें या ना करें, बात एक ही है, ठीक है साहब। इसको ऐसे ही छोड़ दो। क्या निकालना है आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई L/√2/2, और ये कितनी हो गई L/√2/2। ये भी कितनी हो जाएगी L/√2/2, और ये कितनी हो जाएगी L/√2/2, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर पोटेंशियल निकालना है, तो चारों को हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। ये भी m, ये भी m, तो ये कितना हो गया -Gm अपॉन इसका स्क्वायर नहीं करना है, L/√2/2 लगा देंगे केवल, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कितना है, V = -Gm अपॉन r होता है, ठीक है साहब। और r की जगह आपको कितना लेना है L/√2। तो V1 आपका कितना आ जाएगा -2 Gm अपॉन L/√2 आ जाएगा। जो V1 की वैल्यू आएगी, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इस पर V1 मान लिया हमने, इस पर V2 और इस पर V3 और इस पर V4, तो ये सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो टोटल कितने हैं इसमें 4 हैं, और इनटू कितना हो गया -2 Gm अपॉन L/√2, ठीक है साहब। तो V = कितना हो गया -8 Gm अपॉन L/√2। ये आ गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।